Good morning everyone. Good morning. Today we will discuss about galvanometer and its type. धारा मापी गैल्वेनोमीटर धारा मापी नाम से स्पष्ट है। क्या होगा धारा मापी का मतलब? बोलो, नाम से स्पष्ट है। धारा मापी मतलब धारा मापते होंगे जिससे, है ना, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा मापने के लिए एक और उपकरण है हमारे पास, जिसका नाम आगे जाकर क्या आने वाला है? अमीटर आने वाला है। ठीक है, अब अमीटर भी धारा को मापता है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ना धारा मापी का, ये होता है धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाना। जैसे आप लोगों ने इसके पहले धारा मापी का जब भी उपयोग किया है, चाहे वो अमीटर में किया है, सॉरी मीटर सेतु में किया है, या फिर आपने किया है किसमें, विभव मापी में किया है, तो क्या किया था उसमें? शून्य संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए, यानी कि धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ये पता करने के लिए। तो इसकी जो परिभाषा है, इसमें हम 2 पॉइंट लेंगे। एक तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, धारा बह रही या नहीं बह रही है उस परिपथ में, इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और दूसरा काम, केवल पता ही नहीं करेंगे, उसको मापा भी जा सकता है इसकी सहायता से। तो ऐसे उपकरण को क्या कहेंगे? हम धारा मापी कहेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगी परिभाषा? कितने काम करता है ये बताइए, कितने काम करता है ये उपकरण? पहला काम क्या इसका है? धारा की उपस्थिति का पता लगाना, पहला काम है ना, पता लगाया जाता है। और साथ ही उसका क्या कर देता है? वो मापन भी करता है। तो ऐसा उपकरण क्या कहलाता है? धारा मापी कहलाता है। क्लियर दैट? ठीक है, तो क्या होगी परिभाषा? वह उपकरण जिसकी सहायता से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है ना? ठीक है, वह उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा उसका मापन भी किया जाता है, या मापन किया जा सकता है, यह कहलाता है धारा मापी कहलाता है। अब धारा मापी के प्रकार कितने होते हैं इसके? धारा मापी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चल चुंबक धारा मापी, है ना, चमक क्यों रहा है बोर्ड? दूसरा होता है, अब इसमें क्या होता है, और दूसरा होता है चल चुंबक। अब चल कुंडली धारा मापी, ये होता है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? चल चुंबक मतलब कौन चलेगा, धारा प्रवाहित करने पर कौन चलेगा का मतलब यहां पर होता है विक्षेपित होने से। इससे विक्षेपित होने से होता है इसका मतलब। ठीक है, तो वह धारा मापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कौन चल रहा है? चल चुंबक, यानी कि धारा प्रवाहित करने पर कौन चलेगा? तो चुंबक चलेगा, यानी कि चुंबक विक्षेपित होगा। तो यह धारा मापी क्या कहलाएगा? आपका चल चुंबक धारा मापी। और कौन स्थिर रहेगी?
धारामापी में दो चीज़ें होती है, एक होता है चुंबक और दूसरा होता है कुंडली। ठीक है, तो दोनों में से जब एक स्थिर एक चले तो प्रकार बनता है। ठीक है, अब नाम ही हमारा लिखा है चल चुंबक, तो चुंबक विक्षेपित होगा तो कौन स्थिर रहेगी बताओ, कौन स्थिर रहेगी? कुंडली स्थिर हो जाएगी। तो ये परिभाषा बन गई कि वह धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबक विक्षेपित होता है, चुंबक चलता है और कुंडली स्थिर रहती है, तो यह धारामापी क्या कहलाता है आपका? चल चुंबक धारामापी कहलाता है। राइट। फिर चल कुंडली धारामापी, तो इसमें क्या होगा? वह धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कौन चलेगा? कुंडली। यानी अब चलने को हम चलना नहीं बोलेंगे, यहाँ कुंडली का विक्षेपित होना बोलेंगे। तो कुंडली विक्षेपित होती है, कुंडली घूम जाती है और कौन स्थिर रहता है? चुंबक स्थिर रहता है, तो वह धारामापी क्या कहलाएगा? चल कुंडली धारामापी कहलाएगा। तो बोलेंगे वह धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थिर रहता है, तो यह धारामापी क्या कहलाता है आपका? चल कुंडली धारामापी कहलाता है। क्लियर दैट? यस और नो? ठीक। तो ये हो गए प्रकार। प्रकारों में कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। बहुत आसान है। चल चुंबक, चुंबक चलेगा, कुंडली स्थिर। चल कुंडली, कुंडली चलेगी, चुंबक स्थिर। वेरी सिंपल। ओके। तो ये हो गया आपका धारामापी के प्रकार। अब धारामापी में हमारे पास ये है चल कुंडली धारामापी। इसमें ये जो है चल चुंबक धारामापी, ये हमारे कोर्स में नहीं है ना? हमारे कोर्स में कौन है? चल कुंडली धारामापी। तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे किस पर? चल कुंडली धारामापी। तो अब चल कुंडली धारामापी के प्रकार किसके? चल कुंडली धारामापी के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, चल कुंडली धारामापी। ये दोनों हमको पढ़ना भी है। एक होता है आपका निलंबित कुंडली धारामापी। क्या होता है? एक निलंबित कुंडली धारामापी और एक होता है यहां पर आपका जो दूसरा है, यह है किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है। अब ये निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी की एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं। हालांकि इनको तो बहुत हम अच्छे से करने वाले हैं, इसको भी और इसको भी, है ना? फिर भी एक मोटा मोटा हम एक देख लेते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होती है। तो मुझे बताइए निलंबित का मतलब क्या होता है? निलंबित जो शब्द आया है, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसको बोलते हैं पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इंग्लिश में सस्पेंडेड और हिंदी में निलंबित। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट सस्पेंडेड और निलंबित? निलंबित से क्या समझते हो आप लोग? बोलिए। तो निलंबित कुंडली धारामापी क्या कहेंगे? यहाँ पर कुंडली को लटकाया जाता है। तो निलंबित का मतलब क्या हुआ? लटकाना, है ना? निलंबित का मतलब यहाँ लटकाना हुआ। तो लटकाया जाता है मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, एक फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, मिश्र धातु मान के चलिए फास्फर ब्रांच, है ना? फास्फर ब्रांच की एक पत्ती होती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती। तो यहाँ पर अगर परिभाषा देते हैं कि वह धारामापी जिसमें धारामापी की कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटका दिया जाता है, तो यह धारामापी क्या कहलाता है? निलंबित कुंडली धारामापी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? एक तार होगा फास्फर ब्रांच, है ना? मिश्र धातु मान के चलिए उसको,
और वो फास्फर ब्रांच जो है एक पत्ती या तार होगा और उस तार से क्या कर दिया जाएगा, कुंडली को लटका दिया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, इसका चित्र भी बताऊंगा आपको, एक डेमो भी दूंगा, है ना। ठीक, तो वह धारामापी जिसमें धारामापी की कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य लटका दिया जाता है, ऐसा धारामापी क्या कहलाता है, आपका निलंबित कुंडली धारामापी कहलाता है। पहला का काम। दूसरा वाला क्या होता है, किलकित। किलकित का मतलब क्या होता है, किलकित, किलकित से बनेगा कीलक, कीलक से बनेगा कील, कील मतलब आप लोग जो बोलते हो खीला, लेकिन एक्चुअल में वो खीला नहीं होता, किला होता है। क्या होता है वो, किला। एक किला ये होता है राजा महाराजाओं का किला, ये होता है ना किला, और ये वाला किला ये है, कील से बनेगा किला। तुमको जो जिसको आप लोग क्या बोलते हो, खीला बोलते हो आप लोग, है ना, तो वो कील है एक्चुअल में, कील चुपई बोलते हैं ना, कील चुपई पैर में, वो कील है। तो यहाँ पर किलकित का मतलब कीलक है, पायोट, ठीक है, और कीलक से बनेगा कील और कील से बनेगा कीला। मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो कीलकों के मध्य, यहाँ पर धारामापी में, इस धारामापी में जो कुंडली होती है उनको एक ऊपर से एक कील, ऐसी कील लगी रहेगी और नीचे से एक, ये भी बताऊंगा मैं, ये ऐसे दो कीलकों के बीच क्या कर दिया जाता है, उस कुंडली को रख दिया जाता है। मतलब कुंडली का जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा सिस्टम, ये इस तरह से एक कील यहाँ नीचे लगी रहेगी और एक कील ऐसी ऊपर लगी रहेगी, ठीक ऐसे, और इन दोनों कीलकों के बीच क्या होगी, कुंडली घूमेगी, व्यवस्थित रहेगी। इसमें भी दो ध्रुवखंड होंगे चुंबक की, लेकिन ऊपर कील नीचे कील लगी रहेगी, छोटी छोटी। अब ऐसा नहीं कि तुम अपने घर में जो कील ठोकते हो वो वाली लगा दोगे, जब मैं बताऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी कील रहेगी। तो वह धारामापी जिसमें धारामापी की कुंडली को दो कीलकों के मध्य, दो कीलकों के द्वारा चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य संतुलित किया जाता है, तो यह धारामापी क्या कहलाता है, आपका किलकित कुंडली धारामापी कहलाता है। क्लियर दैट, यस और नो, राइट है, राइट। ये हो गया आपके पास में। तो इतना अगर हमने पढ़ लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सिंगल सिंगल पर चलेंगे, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, राइट।
क्या पढ़ रहे हैं हम? पहला निलंबित कुंडली धारामापी। तो परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है। वह धारामापी जिसमें धारामापी की कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य लटका दिया जाता है, ऐसा धारामापी क्या कहलाता है? आपका निलंबित कुंडली धारामापी कहलाता है। अब इसकी संरचना देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है। निलंबित कुंडली धारामापी का नामांकित चित्र, संरचना, क्रियाविधि, सॉरी सिद्धांत, क्रियाविधि और लाभ और हानियां बताइए। ठीक है ना? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला जो प्रैक्टिकल था ये हमारे एमएससी के प्री में था, एमएससी प्रथम वर्ष में। इस प्रैक्टिकल को हमने किए हैं स्वयं भी, है ना? तो इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, इसके साथ कैसा होता है। तो निलंबित कुंडली धारामापी डायग्राम
चलिए ये देखिए निलंबित धारावाहिक की संरचना है। पहला पार्ट है इसका संरचना, कंस्ट्रक्शन। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी चीज क्या क्या है। ये देखिए ये जो थ्री है, ये जो मैंने बनाया है ये है आपका कुंडली, क्या है ये आपकी कुंडली, ठीक है। फिर ये जो आपके पास में अंदर में जो रखा हुआ है इस कुंडली के, देखिए कुंडली है ऐसे घेरे लगे हुए, ऐसे नहीं रहते लेकिन बनाए ऐसे। और ये जो बीच में है ये है क्रोध, क्या है ये क्रोध, नर महीन का क्रोध है, ठीक है। इसको नाम देते हैं सी, सी मतलब क्रोध जाएगा। फिर क्या है आपके पास में ये है अवतल बेलनाकार चुंबक, है ना, नाल चुंबक, ठीक है। तो ये नाल चुंबक होता है एन और एस, इस तरह से देखेंगे नाल चुंबक किसको कहते हैं बताते हैं। फिर ये आपके पास में समतल दर्पण है, ये क्या चीज है, समतल दर्पण। और जो परिभाषा में आया था कि फास्कल गाज की पत्ती की सहायता से चुंबक के भूखंडों के मध्य लटकाया जाता है। ये जो पत्ती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपकी फास्कल गाज की पत्ती है, फास्कल गाज की पत्ती। ये जो है मैंने आपको बोला था एक्चुअल में मरोड़ी टोपी का मतलब क्या है कि ये इस तरह से मजबूती से पकड़ कर क्या करेगी, इस फास्कल की पत्ती को रखेगी, ये मरोड़ी टोपी है, ठीक है। ये जो ऊपर बनी हुई ये है आपकी मरोड़ी टोपी, ठीक। और कुछ चीज है ना, हो गया। ये यहाँ पर एक चीज रहेगी, ये क्या चीज है, स्प्रिंग। तो ये हो गया आपका नामांकित चित्र। क्लियर दैट, सभी को संरचना समझ में आ गई सबके। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में, जो जो चीज है वो पहले देख लो, एक बार से लफली आइडिया ले लो, है ना। ये जो कुंडली बनाई जाती है ये तांबे के पतले एवं पृथक्कृत तारों से बनाई जाती है। तांबे के पतले तो समझ में आता है, पृथक्कृत तार का मतलब क्या होता है, पृथक्कृत तार बोलिए, पृथक्कृत तार का मतलब एक बार अलग अलग, तो अलग अलग कैसे होंगे बताइए, अलग अलग कैसे हो जाएंगे, कैसे करोगे उनको अलग अलग, किनको बोलते हैं पृथक्कृत तार, बोलिए। मैंने आपको बताया था धारावाहिक परिणति का पढ़ाते समय, तांबे के पृथक्कृत या तांबे के विद्युत रोधी तार का मतलब क्या होता है, ऐसे तार जिनमें विद्युत रोधी पदार्थ की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। और परत चढ़ाने के बाद वो तार आपस में लिपटे हुए भी रहते तब भी, और उनमें धारा प्रवाहित करते तब भी स्पार्किंग नहीं होती है। वो चिपके हुए दिख रहे हैं लेकिन चिपके हुए नहीं है। ऐसे तारों क्या बोलते हैं, तांबे के पृथक्कृत तार या तांबे के विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जबकि तांबा खुद चालक है, लेकिन विद्युत रोधी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो विद्युत रोधी पदार्थ से कैसे है, अलग अलग है, विद्युत रोधी पदार्थ से अलग अलग है। ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। तो तांबे का तार होता है जितना लाल, तांबा उतना लाल नहीं होता जितना पंखे की कॉइल या कोई भी कॉइल यदि आप लोग देखते हैं, है ना, सब में हर जगह कॉइल लगी रहती है। घड़ी में आप जो आप दीवार घड़ी होती है उसमें भी आप क्या करेंगे, पीछे को, पीछे का जो अगर खराब हो गया उसको खोल के देखेंगे, वहां पर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहां पर भी कुंडली लगी होगी, ठीक है। पंखा जब खुलता है, कभी मोटर जल जाती है, आप लोगों ने देखा होगा तार लपेट रहे थे लाल वाले, वो तांबे के पृथक्कृत तार है, क्योंकि उनके ऊपर वो काफी लाल दिखाई देते हैं। वो उतने इतने लाल जो है वो कभी तांबा होता नहीं है, ठीक। तो तांबे के पृथक्कृत तार इनको कहते हैं, इनके ऊपर कोटिंग रहती है। अब क्या किया आपने, तांबे के पतले और पृथक्कृत तार लिया, उन तारों को क्या किया, एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर क्या कर दिया आपने, लपेट दिया और कुंडली का निर्माण कर दिया। अब इस कुंडली को अब इस कुंडली को लटकाएंगे कहाँ, है ना, पहले रफली समझ ले, कुंडली कहाँ लटकाएंगे। ये जो मरोड़ी टोपी से फास्कल ब्रांच की पत्ती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फास्कल ब्रांच की जो पत्ती है इस पर, है ना, इसकी सहायता से प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक। अब प्रबल और स्थायी नाल चुंबक का मतलब, नाल चुंबक का मतलब क्या होता है, घोड़े की नाल देखो, नाल, तो जो घोड़े की नाल होती है ना इस तरह से, घोड़े के पैरों में नाल रोकी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या,
नाल, ये देखिए इस तरह से रहती है। घोड़े का टाप इस तरह से रहता है, अगर आपको याद होगा ये होता है घोड़े, याद है इच्छा हुई जी, ये घोड़े का टाप होता है नीचे का ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाले भाग में इस तरह की व्यवस्था की जाती है, देखिए ऐसे, ऐसी व्यवस्था रहती है। जी, ये लोहे का रहता है, जहाँ पे ऐसे कील ठोक कर उनके पैरों में लेकर दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, इसको बोलते हैं नाल, घोड़े की नाल, है ना। कुछ लोग जो विश्वास करते हैं कर्म कांड में, वो अपने घर में भी घोड़े की नाल रखते हैं, दरवाजे या कहीं पर से लटका के, ठीक है। तो ठीक है, वो उनका कहना है, लेकिन हमारे को क्या जरूरत है उसकी, है ना। हम क्या करेंगे उसका, हमको घोड़े के नाल से मतलब ये है। यहाँ पर जो नाल चुंबक होता है, नाल चुंबक यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये एन बना है, ये एस बना है। अब क्योंकि मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ, ये देखिए इधर मैं एन बना देता हूँ, इधर मैं एस बना देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैं घुमाकर ये लिख दिया, बना के देखो, बन गया, बना कि नहीं। ये कहलाता है नाल चुंबक, समझ गए, ये नाल चुंबक है। क्योंकि देखो चुंबक के ध्रुवों को कभी तो आप अलग अलग कर नहीं सकते, चुंबक का एक विशिष्ट गुण होता है कि चुंबक में से चुंबक के ध्रुवों को कि मैं एन को अलग कर दूं और एस को अलग कर दूं, इस जीवन में कोई नहीं कर पाया आज तक, ठीक है। तो जब कोई नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, हम कोई भगवान के अवतार तो है नहीं कि हम कर देंगे उसको अलग अलग। तो ऐसा बनाया जाता है, इस तरह की आकृति जब दे दी जाती है तो ये क्या कहलाता है, आपका नाल चुंबक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो व्यवस्था है, दिख नहीं रहा है अलग बात है, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है, समझ गए आप। एक और शब्द आया अवतल बेलनाकार करते होते, है ना। प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवखंडों, अवतल बेलनाकार करते। अब अवतल बेलनाकार का मतलब क्या है, अवतल बेलनाकार, अवतल बेलनाकार इसका मतलब क्या है। अवतल मतलब, अवतल, अवतल पढ़े, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, ये ऐसा जो है गड्ढा वाला भाग वो क्या कहलाता है, अवतल कहलाता है। और ये उठा वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तल कहलाता है ना। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ये इस तरह से ये वाला जो ऐसा उठा भाग होता है उसको वाला उत्तल कहलाता है, और अवतल जो है वो इस तरह से जो उठा ये ऐसा गड्ढा वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, अवतल कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो भूखंड कटे, ये कैसे कटे, अवतल कटे कि नहीं। और बेलनाकार का मतलब ये होता है कि ये जो एक इसको अगर बनाया कैसे जाता है, ये देखिए ये बेलन है मान के चलिए,
हाँ, तो ये अवतल तो बात समझ में आ गया। बेलनाकार का मतलब ये होता है जैसे ये बेलन है, मान के चलो ये बेलनाकार है पेन, इसको यहाँ से ऐसा अवतल काट देंगे और यहाँ से इसको ऐसा अवतल काट देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल बेलनाकार हो जाएगा। काटना ऐसा ही है, ठीक है, अवतल बेलनाकार। तो जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, कोन होती, कोन, अरे आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम खाए हो, तो जब आइसक्रीम उसके ऊपर से डाल दिया जाता है तो जहां से निकालते हैं वहां पर ऐसा गड्ढा बनेगा कि नहीं, चम्मच भर पूरा, तो एक ऐसा कटोरी मतलब बनेगा पूरा, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, यहां पर भी ये जो बेलन होते हैं उसके भी ये वाले भाग से मान के चलो कि एक चम्मच से निकाल दिया जाए वैसा, तो यहाँ एक गड्ढा बनेगा ऐसा अवतल वाला, सामने वाले भाग में बनेगा कि नहीं। जैसे ही बॉटल है, इस बॉटल के सामने ये देखो, ये इसमें बना ही हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए बना है, हाँ, तो ये बेलन हो गया और ये अवतल भी हो गया और कैसा हो गया, बेलनाकार भी हो गया। समझ में आया आप, ये देखिए ये इस तरह से, क्लियर दैट। तो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, ये बात समझ में आ गई सभी के। अच्छा, और इतना जब समझ में आ गया, अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय रहे। त्रिज्यीय का मतलब भाई बीचों बीच में क्या बन रहा है, देखो वृत्त के आकार बन रहा है, देखो बन रहा है, क्या ऐसा बन रहा है ये। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, एन से एस की ओर होगी, एन से एस की ओर, राइट है, यस और नो, एन से एस की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, कंफर्म है ये, ठीक। तो अब यदि ऐसा रहेगा ना, और इस तरह तो देखो बल रेखाएं ऐसी भी चलेंगी, बल रेखाएं ऐसी भी मिल जाएगी, बल रेखाएं ऐसी भी मिल जाएगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो त्रिज्यीय कहलाता है। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यीय कहलाता है, ठीक है। मतलब बल रेखाएं ऐसा बनाए तो ऐसी बल रेखाएं भी काम कर लेंगी, ऐसी बल रेखाएं भी काम कर लेंगी, ऐसी बल रेखाएं भी काम कर लेंगी, और प्रत्येक स्थिति में कुंडली का जो तल रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा। कैसे, देखो ये देखिए, ये है, अब देखिए ये कुंडली है मान के चलिए, तो जब कुंडली को मैं इस तरह से रखूंगा और बल रेखाएं एन से एस निकल रही थी, देखो ये बल रेखाओं की बिल्कुल समांतर कुंडली है। कल मैंने आपको बताया था, धारावाही कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बलिम का आघूर्ण में पहली वाली कंडीशन क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है तब अधिकतम बलिम क्या होता है, आरोपित होता है। तो प्रत्येक स्थिति में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहेगा तो ये देखिए ये इस तरह से ये बल रेखाएं यहाँ से सीधी चलेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। यदि बल रेखाएं ऐसी तिरछी चलेगी तो ये भी कुंडली कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो अब कैसी है, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की कैसी है, समांतर है। तो प्रत्येक स्थिति में कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की कैसी रहती है, समांतर रहती है, ठीक है। ये आपको ऐसा चुंबक लेने से ये फायदा होता है। फिर बीच में हमने क्या कर दिया, एक नरम लोहे का क्रोड ले लिया। नरम लोहे का जो क्रोड है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और त्रिज्यता को बढ़ा देता है। प्रबलता का कोई क्यों बढ़ाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं, प्रलोभन दूं कि मैं कल तुमको चॉकलेट दूंगा 20 रुपए की डेयरी मिल्क, है ना, और लेकिन आपको ये वाला नियम याद करके आना है, तो आप क्या करोगे, चॉकलेट मिलने वाले की क्या करोगे, आप उसको याद करोगे कि नहीं करोगे अच्छे से। बस वैसे ही है, चुंबक और लोहा उनमें उसी प्रकार का, जैसे आपने और चॉकलेट में संबंध है वैसे ही इनमें संबंध है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो भाई यहाँ अगर चुंबक रख देंगे तो क्या होगा, एन और एस को क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर दैट, बात समझ में आ रही है। जैसे आपका आकर्षण बढ़ गया है ना, डेयरी मिल्क को देख के आपका आकर्षण बढ़ गया कि नहीं अब मिलने वाला है, कुछ ताकत लगा दो पूरी, तो बस यहाँ पर भी नरम लोहे के क्रोड को लगाने से क्या होती है, ठीक है। तो ये आपके पास में नरम लोहे का क्रोड होता है जो कुंडली को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। नरम लोहे का क्रोड लेने से क्या होता है, मैंने बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाती है, त्रिज्यता भी बढ़ जाती है। फिर हम बोलेंगे कि फास्फर ब्रांड की पत्ती से एक समतल दर्पण जुड़ा होता है जिस पर लैंप पैमाना व्यवस्था की सहायता से प्रकाश डाला जाता है। ये जो दर्पण है ये हमने चेहरा देखने के लिए लगाया है, यहाँ पर हम यहाँ से ऐसा प्रकाश डालेंगे, ठीक है, प्रकाश डालेंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ से प्रकाश डाला जाएगा ऐसा। यहाँ पर
लैंप पैमाना व्यवस्था क्या होती है? तो लैंप पैमाना व्यवस्था होती है कि सामने एक स्टैंड लगा होता है, यहाँ बिल्कुल स्टैंड लगा रहेगा, इसके सामने जस्ट स्टैंड लगा रहेगा, स्टैंड में एक पैमाना लगा रहेगा, उसी के बिल्कुल बीचों बीच में एक दर्पण लगा रहेगा। उस दर्पण से कहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा? इस समतल दर्पण पर प्रकाश डाला जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था कहलाती है लैंप पैमाना व्यवस्था। जब मैं इसकी कल क्रियाविधि पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि लैंप पैमाना व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो ये लैंप पैमाना व्यवस्था होते हैं। फिर मरोड़ी टोपी और स्प्रिंग दोनों का संबंध आधार में लगे 2 संयोजी पेंच से कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स के अंदर होती है। क्योंकि इस प्रैक्टिकल को मैंने किया हूँ इसलिए अचुंबकीय पदार्थ के रूप में एक लकड़ी का बॉक्स लिया जाता है। ये उपकरण जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा होता नहीं है ना। ये बिल्कुल कितना बड़ा उपकरण होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे मैं खुद रूबरू हुआ हूँ। तो ये जो उपकरण होता है ये इस तरह से एक लकड़ी का बॉक्स होता है और जो दीवार पर है ना, इस तरह से लकड़ी के बॉक्स को ऐसा रख दिया जाता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था इसी के अंदर होती है, लकड़ी के बॉक्स के अंदर। इतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इससे थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है यदि अब अभी बदला होगा तो, है ना। तो ये होता है इस तरह से। और सामने की दीवार कांच की बनी होती है। अब कांच का बनाने से क्या मतलब है? सामने के भाग को भाई इस पर प्रकाश कैसे डालोगे? लकड़ी का बना दोगे दीवार तो सामने क्या लगा देते हैं? ढक्कन किसका रहता है? कांच का, ताकि प्रकाश अंदर जा सके, दर्पण पर प्रकाश आपतित हो सके, है ना। आधार में 3 समतलकारी पेंच लगे होते हैं जिनकी सहायता से इस निलंबित कुंडली धारामापी को क्षैतिज समतल किया जाता है। क्षैतिज समतल मतलब कुंडली बिल्कुल इस तरह से ऐसी 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 नहीं होना चाहिए। कैसे रहे? बिल्कुल क्षैतिज समतल, ठीक है, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए इधर उधर। ये पूरी की पूरी व्यवस्था। अब देखिए एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने रफली शायद 2 बार बता दिया, अब आपको आखिरी बार बता रहा हूँ बोलकर। चित्रानुसार निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना प्रदर्शित है जिसमें तांबे के पतले एवं पृथकृत तार को एल्यूमिनियम का, हाँ एक और चीज, ये जो फ्रेम है ना, ये जो कुंडली लपेटी जाती है ये एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर लपेटी जाएगी। एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम होगा, इस पर ऐसी कुंडली क्या हो जाएगी? ऐसी लपेटी रहेगी। ठीक, तो ये लाइन हमने बताए नहीं थे, एक बार फिर से देखते हैं। चित्रानुसार निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना प्रदर्शित है जिसमें तांबे के पतले एवं पृथकृत तार को एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर लपेटकर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस कुंडली को मरोड़ी टोपी से जुड़ी फास्फर ब्रांज की पत्ती की सहायता से प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों, है ना, प्रबल एवं स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N और S के मध्य लटका दिया जाता है। चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार कटे होते हैं जिससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं त्रिज्यीय होता है। ये सब बातें बता के हो चुकी है, प्रबल एवं त्रिज्यीय होता है। ठीक, इसके बाद में बोलेंगे कि कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे का क्रोड होता है। प्रबल एवं त्रिज्यीय होने से क्या होगा? प्रबल एवं त्रिज्यीय होने से क्या होगा कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्यीय होने से प्रत्येक स्थिति में कुंडली का तल कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे का क्रोड होता है जो कुंडली को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता। लेकिन इसका लेने का कारण क्या है? क्रोड लेने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और त्रिज्यीता दोनों क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल भी हो जाता है और ज्यादा त्रिज्यीय भी हो जाता है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? फिर बोलेंगे मरोड़ी टोपी से जो फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण M लगा होता है जिस पर लैंप पैमाना व्यवस्था की सहायता से क्या किया जाता है? लैंप पैमाना व्यवस्था की सहायता से प्रकाश डाला जाता है। फिर बोलेंगे मरोड़ी टोपी और स्प्रिंग का संबंध आधार में लगे 2 संयोजी पेंच T1 और T2 से कर दिया जाता है। ये T1 T2 क्यों लगे हैं? इस कुंडली में धारा कहाँ से प्रवाहित करोगे भैया? तो ये देखो T1 और T2, यहाँ से एक सेल जोड़ देंगे ताकि इसमें धारा प्रवाहित हो। तो ये दोनों पेंच इसी काम के लिए हैं। ठीक, इसके बाद में बोलेंगे कि यह संपूर्ण व्यवस्था एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स के अंदर होती है ना, ताकि हवा के झोंकों का इस पर कोई प्रभाव ना पड़ सके, धूल कणों का इस पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। सामने का जो खिड़की होती है ना,
सामने की जो खिड़की होती है डिब्बे की, उसमें क्या लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं, कांच की खिड़की होती है ताकि समतल दर्पण पर प्रकाश आपतित किया जा सके। और अंत में बस हो गया, इतना ही है, समझ गए। ये हो गई इसकी संरचना। काफ़ी बड़ा था और अभी इसका आधा ही भाग हुआ है, आधा भाग कल होगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना है। इसमें आप देखिए मेटलिक फ्रेम जो एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है, और ये स्थायी नाल चुंबक जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती, मरोड़ी टोपी दिखाई दे रही है आपको। स्प्रिंग नीचे में एक लगा हुआ है, हेयर स्प्रिंग नाम जिसका बोला जा रहा है। ये नरम लोहे का क्रोड जो बीचों बीच में कुंडली के लिया गया है, जो कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता। जो मैं त्रिज्यीय क्षेत्र की बात कर रहा था, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाता है, त्रिज्यीय हो जाता है। और ये देखिए आप लैम्प पैमाना व्यवस्था, जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में स्मॉल प्लेन मिरर रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं लैम्प पैमाना व्यवस्था। देखिए ये लैंप है, उसी के नीचे ये पैमाना है, स्केल, और लैंप से प्रकाश दर्पण पर पड़ा और दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ चला गया, पैमाने पर चला गया, और उस प्रकाश चिन्ह को शून्य चिन्ह पर संबंधित कर लिया गया। यस। दूसरा भाग जो है इसका क्या है, दूसरा भाग है इसकी संरचना, सॉरी दूसरा भाग क्या है, इसकी क्रियाविधि। नहीं, क्रियाविधि भी नहीं होगा, क्रियाविधि बाद में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। मैंने कल आप लोगों को बताया था निलंबित कुंडली धारामापी का क्वेश्चन कैसे आता है, बड़ा क्वेश्चन है। निलंबित कुंडली धारामापी से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 संरचना, है ना, यह पहला नामांकित चित्र, फिर दूसरा संरचना, तीसरा नंबर क्या होगा इसका, सिद्धांत, तीसरा नंबर क्या होगा, सिद्धांत, चौथा क्रियाविधि, पांचवा सावधानी, सॉरी सावधानी बोलता हूँ, लाभ और हानि। ठीक है, इस तरह से है। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वही है कि जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलिगुम आरोपित होता है जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब बताइए, जब कुंडली घूमेगी और इस बलिगुम को क्या कहते हैं हम, इस बलिगुम को क्या कहते हैं, विक्षेपक बलिगुम कहते हैं। इस बलिगुम को हमने क्या कहा था, विक्षेपक बलिगुम। पिछले परसों की आपने क्लास लगाई होगी तो आपने ये पूरी लाइन आपने पढ़ चुके हैं। धारावाही कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक बलिगुम के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। उसमें आपने लाइन पढ़ चुके हो कि जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर क्या होता है, एक बलिगुम आरोपित होता है जो कुंडली को क्या करता है, विक्षेपित करता है, घुमाता है। अब मुझे बताइए, जब कुंडली घूमेगी, कुंडली जब घूमेगी तो ये जो कुंडली घूमेगी, तो मुझे बताइए ये फास्फोरस ब्रांच कैसा, फास्फोरस ब्रांच की जो पत्ती, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती बोलिए या तार बोलिए, बात एक ही है। फास्फोरस ब्रांच का तार बोलिए या फास्फोरस ब्रांच की पत्ती बोलिए। जब ये देखिए, ये हाथ को क्या कर लीजिए आप, कुंडली मान के चलिए मेरे हाथ को, और ये मरोड़ी टोपी जुड़ी हुई है। जब ये कुंडली घूमेगी तो ये देखिए, ये मेरे उंगली में मरोड़ पड़ रही नहीं पड़ रही है, तो क्या ये ऐठित हो रहा है। जब मेरी उंगली ऐठित हो रही है तो ये आपका तार भी तो क्या होगा, ऐठित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जब तार ऐठित होगा तो क्या होगा, वो तार क्या होगा, उस कुंडली के घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे मेरे हाथ को मैं यहाँ मोड़ रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा घुमाऊँगा तो मेरी उंगली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो क्या करूँगा मैं, इस घूमने का क्या करूँगा, विरोध करूँगा ना, है ना। ये घूम रही कुंडली इधर और तार बोलेगा ज़्यादा मत घुमा, मैं टूट जाऊँगा, तो क्या करेगा, क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो ये जो तार में जो बलियुग्म आरोपित होगा इसको बोलते हैं ऐठन बलियुग्म।
तो कुंडली जब घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? विक्षेपक बलियुग्म कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? विक्षेपक बलियुग्म। और ये जो तार में जो ऐंठन उत्पन्न हुई, इसके कारण इस तार में या फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक बलियुग्म आरोपित होता है जिसको बोलते हैं ऐंठन बलियुग्म। क्या कहते हैं उसको? ऐंठन। क्योंकि तार कैसा हो रहा है, देखिए ऐंठ रहा है कि नहीं ऐंठ रहा है, ये देखिए मरोड़ आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, ये ट्विस्ट दिख रहा है, ट्विस्ट, ये देखिए ये इस तरह से। तो सीधी सी बात है, वो क्या करेगा? कुंडली के घूमने का क्या करेगा? तार विरोध करेगा, राइट। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों बलियुग्म के आघूर्ण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कौन कौन से बलियुग्म के आघूर्ण? एक विक्षेपक बलियुग्म का आघूर्ण जो कुंडली घूमी है वो वाला, और दूसरा ऐंठन बलियुग्म का आघूर्ण जो तार में उत्पन्न हुआ है, ऐंठन बलियुग्म, वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और कुंडली जो है वो संतुलित होकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये इसकी शुरुआत की लाइन है सिद्धांत की। ये किसकी लाइन है? सिद्धांत की शुरुआत की लाइन है। मैथमेटिकल फॉर्म भी यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका, लेकिन अभी शुरुआत की लाइन आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो फिर से बता रहा हूँ सिद्धांत। जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपके पास में कुंडली है ना, इस कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर क्या लगता है? एक विक्षेपक बलियुग्म लगता है, जिससे कुंडली क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। कुंडली के विक्षेपित होने से फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक ऐंठन बलियुग्म आरोपित होता है जो कुंडली के घूमने का क्या करता है? विरोध करता है। मैंने बताया था भाई, वो ऐंठित होगा तो क्या करेगा? वो कुंडली को उसकी पुरानी अवस्था में लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। भाई सीधी सी बात है, कोई अगर आपके हाथ को मरोड़ दे तो आप क्या करोगे? और मोड़ दोगे कि बोलोगे क्या? हैं? तोड़ दे बोलोगे क्या? लो मेरा हाथ पकड़ो तोड़ दो, मेरी उंगली पकड़ो तोड़ दो, आप विरोध नहीं करोगे? यस और नो? तो भाई यहाँ पर भी तो कुंडली जब घूम रही है और तार में ऐंठन हो रही है, ज़्यादा घूमेगी तो तार टूट नहीं जाएगा? तो ये तार क्या करेगा? उस कुंडली के घूमने का क्या करेगा? विरोध करेगा, नहीं करेगा? तो बस। और वो जो विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? ऐंठन बलियुग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐंठन बलियुग्म। तो अब हमारे पास में कितने बलियुग्म के आघूर्ण हो गए? एक विक्षेपक बलियुग्म का आघूर्ण जिसके कारण कुंडली घूम रही थी, और दूसरा ऐंठन बलियुग्म का आघूर्ण, किसका? फास्फर ब्रांच, है ना, ऐंठन बलियुग्म का आघूर्ण। ये दोनों बलियुग्म के आघूर्ण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और कुंडली संतुलित होकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, बन जाएगा सबसे। एक बार फिर से देखें, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है। सीधा लिखो, कुंडली विक्षेपित हो जाती है। कुंडली के विक्षेपित होने से फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक ऐंठन बलियुग्म आरोपित होता है जो कि कुंडली के घूमने का क्या करता है? विरोध करता है। दोनों बलियुग्म के आघूर्ण बराबर होने पर कुंडली संतुलित होकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक, ये हो गया आपका जो थ्योरी वाला पार्ट था। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट कि आखिर क्या होता है और कैसे विक्षेप बलियुग्म के आघूर्ण होते हैं। तो देखते हैं, माना कि कुंडली में प्रवाहित धारा I, क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, तथा और क्या होता है? फेरों की संख्या, है ना, इतनी चीजें होती है। ये क्यों, कहाँ से लिख रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। भाई विक्षेपक बलियुग्म का आघूर्ण क्या होता है? NIAB साइन थीटा। तो वहाँ जो जो चीज़ लग रही है वो चीज़ हमको लिखना है ना। N लगेगा, I लगेगा, A लगेगा, B लगेगा, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। दिमाग थोड़ा सा चलाइए। माना कि कुंडली में प्रवाहित धारा I, क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा फेरों की संख्या कितनी है? N है। तब कुंडली पर
लगने वाला कौन सा वॉल्यूम का गुण? विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है बताइए? क्या होता है? टाउ 1 नाम देते हैं इसको, टाउ 1 इज इक्वल टू क्या होता है? NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। और साइन थीटा हमेशा कैसा होगा कोण? कब लगता है अधिकतम? जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल टू 90 बनता है। यदि आपको कंडीशन याद हो विक्षेप वॉल्यूम के आघूर्ण की, थीटा इज इक्वल टू 90 रहता है तब क्या होता है? वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो टाउ 1 इज इक्वल टू NIAB साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टाउ 1 इज इक्वल टू क्या होगा? NIAB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, अब यदि कुंडली में नहीं, अब यदि फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का मतलब तार भी हो सकता है। किसी कोई डाउट? तार भी हो बोल सकते हैं उसको, है ना। अब यदि फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती या तार में उत्पन्न ऐंठन कितनी हो? थीटा हो, तब ऐंठन वॉल्यूम का आघूर्ण, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण याद रखिए, टाउ 2 इज इक्वल टू लिखेंगे C इंटू थीटा। अभी मैं बताता हूं, जहां C इज इक्वल टू ऐंठन दृढ़ता, ये ऐंठन वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ 2 इज इक्वल टू C इंटू थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। और C क्या है? ऐंठन दृढ़ता है। अब ये देखो, इसको भी समझिए, फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन थीटा, कुंडली जितने कोण से घूमती है तार उतने ही कोण से क्या हो जाता है? ऐंठित हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये पकड़ा। अब ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है? कुंडली मान के चलिए, और ऊपर में ये मैंने पकड़ के रखा हूँ। ये देखिए, मुझे बताइए, मेरा ये जो हाथ है ये कुंडली है और ये तार है। अब जब कुंडली को मैं यदि थीटा कोण से घुमाऊंगा तो ये तार में जो उत्पन्न ऐंठन होगी वो भी कितनी होगी? थीटा ही होगी। दिख रही है सबको? ये देखिए, ये ठीक तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो जितने कोण से आप कुंडली को घुमाते हैं तार भी उतने ही कोण से क्या होता है? ऐंठित होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन थीटा है। ये थीटा का मतलब कुंडली में उत्पन्न विक्षेप भी है। ये थीटा जो है ना, क्योंकि कुंडली जितने कोण से घूमती है तार भी उतने ही कोण से क्या होता है? ऐंठित होता है। समझ में आई बात? याद रखिए सभी लोग। तो ये थीटा समझ में आ गया। अब ये C जो है ये क्या चीज़ है? ऐंठन दृढ़ता। ऐंठन दृढ़ता का मतलब ये है कि आपने ये जो मरोड़ी टोपी लगाया है ये कितनी ऊपर लगाया है। अगर ऐंठन दृढ़ता का मान क्या है? अधिक है, मतलब उसको क्या करेगी? वो ऐंठित होने से क्या करेगी? रोकेगी। कब? तार जब छोटा रहेगा तो क्या होगा? छोटे तार को आप आसानी से मरोड़ नहीं सकते। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, छोटे तार को आप आसानी से मरोड़ नहीं सकते। इतना लंबा तार दूंगा आप मरोड़ नहीं सकते। तार यदि मैं लंबा रखूंगा तो क्या कर सकते हैं? आप उसको आसानी से मरोड़ सकते हो। यही है ऐंठन दृढ़ता, है ना। ऐंठित करने से रोकने की जो दृढ़ता है वो क्या है? ऐंठन दृढ़ता है। अगर तार लंबा है आप उसको ज़्यादा मरोड़ सकते हो तो इसकी ऐंठन दृढ़ता कम कहलाएगी। लेकिन यदि तार कैसा है? छोटा है, तो आप उसको ज़्यादा मरोड़ नहीं सकते हो। इसका मतलब उसकी ऐंठन दृढ़ता क्या है? अधिक है। क्लियर दैट? ये होती है ऐंठन दृढ़ता का मतलब। ये दोनों, थीटा भी समझ में आ गया, ऐंठन दृढ़ता भी समझ में आ गया। तो मैंने अभी बताया था आपको संतुलन की स्थिति में क्या करते हैं। संतुलन की
स्थिति में क्या होता है? संतुलन की स्थिति में बताइए, दोनों वॉल्यूम के आगुण क्या हो जाते हैं? बराबर। अभी बोले थे हमने, थ्योरी में ये लाइन बोले थे कि नहीं? दोनों वॉल्यूम के आगुण बराबर होने पर, संतुलन की स्थिति में दोनों वॉल्यूम के आगुण बराबर होने पर कुंडली संतुलित होकर क्या हो जाती है? रुक जाती है, राइट। तो संतुलन की स्थिति में टाउ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा भैया? टाउ 2, यस। माइक बंद करो, माइक बंद करो। NIAB इज इक्वल टू कितना है? C थीटा। हाँ, अब यहां से I को इस तरफ रख दीजिए, C थीटा अपॉन NAB, ये इतना कर दीजिए। अब ये देखिए, जो C अपॉन NAB है ना, इसको एक नियतांक मान लीजिए। क्यों? क्योंकि C ऐठन दृढ़ता है, नियतांक फेरों की संख्या, नियतांक कुंडली का क्षेत्रफल बदलने वाला नहीं है, नियतांक चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है, सब नियतांक। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा टोटल? ये नियतांक बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ एक K आता है और यहाँ थीटा, और यहाँ लिख देंगे चूंकि C अपॉन NAB इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं धारा मापी नियतांक। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? धारा मापी, दिख नहीं रहा, हाँ, धारा मापी नियतांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? धारा मापी नियतांक इसको कहा जाता है, ठीक है। और मुझे बताइए, जब नियतांक आ गया है और नियतांक को हटाएंगे तो क्या करेंगे? इस नियतांक को जब हटाया जाता है तो क्या करते हैं? यहाँ बराबर के स्थान पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? I इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है? अतः कुंडली में प्रवाहित धारा तार में उत्पन्न ऐठन के अनुक्रमानुपाती होती है। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कुंडली जितने कोण से विक्षेपित हो जाएगी, मैंने बार बार बोला था, कुंडली को जितने कोण से विक्षेपित करोगे, घुमाओगे, कुंडली का घूमना यहाँ घूमना नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? विक्षेप कहलाता है, विक्षेपित होना कहलाता है। तो थीटा वही है, कुंडली का विक्षेप भी वही थीटा है, और तार में उत्पन्न ऐठन भी थीटा वही है, क्योंकि जितने कोण से कुंडली को घुमाए हैं आपने, उतने ही कोण से तार भी घूम चुका है, फास्फर ब्रांच की पत्ती भी घूम चुकी है। तो यहाँ अतः कुंडली में प्रवाहित धारा पत्ती यानी कि तार में उत्पन्न ऐठन के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर दैट? कोई प्रॉब्लम?